नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक दाहिया और आज मैं व्यावसायिक शिक्षा के कक्षा 12वीं के इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल विषय के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज हम इकाई 401 पढ़ेंगे, जिसमें हम डीसी मोटर, एसी जनरेटर और अल्टरनेटर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं इस इकाई की ओर। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने से पूर्व हमें इस इकाई के उद्देश्यों के बारे में अच्छे से जानना है। इसमें नंबर पहला है डीसी मोटर का निर्माण और डीसी मोटर का सिद्धांत। इस इकाई में हमें डीसी मोटर के निर्माण और सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छे से समझना है। दूसरा नंबर, डीसी मोटर के प्रकारों और उनके प्रयोगों के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। तीसरा नंबर, डीसी मोटर की गति को नियंत्रण करने की जो भी विधियां हैं उनके बारे में भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। और चौथा नंबर, अल्टरनेटर के बारे में भी हमें समझना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं इस इकाई की ओर। डीसी मोटर का परिचय। तो डीसी मोटर पढ़ने से पूर्व हम एक बार यह जान लें कि मोटर क्या होता है। तो मोटर में हम क्या करते हैं, इनपुट में विद्युत ऊर्जा को देते हैं और मोटर हमें यांत्रिक ऊर्जा के रूप में आउटपुट देता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो मशीन होती है वह मोटर कहलाती है। और मोटर का जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम, हम एक तरफ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को इनपुट में दे रहे हैं और मोटर हमें आउटपुट के रूप में मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा हमें दे रहा है। और मोटर के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। चलो अब हम आगे की ओर चलते हैं। अभी हमने मोटर के बारे में जान लिया। अब हम यहाँ पे डीसी मोटर और एसी मोटर में क्या फर्क है उसके बारे में जानेंगे। तो डीसी मोटर में हम डीसी सप्लाई का उपयोग करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, और एसी मोटर में हम एसी सप्लाई का उपयोग करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। तो डीसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने वाली मशीन डीसी मोटर कहलाती है और एसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली मशीन एसी मोटर कहलाती है। बस यहाँ पे जो हम पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का फर्क होता है और मोटर हमें यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। डीसी मोटर की संरचना। तो डीसी मोटर की संरचना में हमें डीसी मोटर के कई प्रकार के भागों के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि नंबर पहला है स्टेटर। स्टेटर डीसी मोटर का वह भाग होता है जो कि घूमता नहीं है, यह मोटर का स्थिर भाग होता है। और दूसरा नंबर रोटर। रोटर मोटर का वह भाग होता है जो कि घूमता है। चलिए अब हम आगे के भागों के लिए चलते हैं। बॉडी। तो डीसी मोटर में बॉडी की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि यह अंदर के भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। बॉडी को हम कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाते हैं। छोटी मोटर अथवा जनरेटर की बॉडी को हम कास्ट आयरन से बनाते हैं और बड़ी मोटर और जनरेटर की बॉडी को हम कास्ट स्टील से बनाते हैं। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर की साइड में टर्मिनल बॉक्स लगा हुआ है। उस टर्मिनल बॉक्स से हम विद्युत सप्लाई को मोटर के अंदर देते हैं। यहाँ पे जो लिफ्टिंग आई लगा है दोनों साइड में, उससे हम मोटर को लिफ्ट कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। और सबसे नीचे में जो फ्रेम लगा हुआ है, उस फ्रेम की सहायता से हम मोटर को किसी भी सरफेस में फिट कर सकते हैं। चले अब हम आगे के भागों के लिए और चलते हैं। फील्ड पोल्स। तो फील्ड पोल्स पढ़ने के पूर्व मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे मोटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
पहली वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग को हम स्टेटर में लगाते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को हम रोटर में लगाते हैं। तो हम यहाँ पे फील्ड पोल्स की सहायता से ही फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर में स्थापित करते हैं। फील्ड पोल्स बोल्ट की सहायता से मोटर की बॉडी में कसा हुआ होता है और यह सिलिकॉन स्टील के लैमिनेटेड कोर द्वारा बनाया जाता है। हम इसकी कोर को लैमिनेटेड बनाते हैं क्योंकि अगर हम लैमिनेटेड नहीं बनाएंगे तो मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है और यह मोटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए सहायक होता है। यहाँ पे दो प्रकार के फील्ड पोल्स होते हैं। पहला नंबर है शू सहित लैमिनेटेड पोल। शू सहित लैमिनेटेड पोल का चित्र आपके सामने होगा। इस चित्र में सबसे ऊपर की साइड में दो बोल्ट लगे हुए हैं जो मोटर की बॉडी में कस दिए जाते हैं और बीच में लैमिनेटेड पोल कोर होती हैं, वहां पे हम फील्ड वाइंडिंग को लगाते हैं। इसका अगला पोल है मोल्डेड पोल। तो इसमें जो लैमिनेटेड कोर होती है उसको हम मोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे ही भी हम फील्ड वाइंडिंग को लगाते हैं, इसलिए इसको मोल्डेड पोल कहा जाता है। तो किसी भी डीसी मोटर या जनरेटर को बनाने के लिए हम न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 8 पोल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए और अधिकतम संख्या 8 होनी चाहिए। चलिए अब हम अगले भाग की ओर चलते हैं। आर्मेचर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मोटर का स्टेटर जो होता है वो घूमने वाला भाग नहीं होता है, वो स्थिर भाग होता है और रोटर मोटर का घूमने वाला भाग होता है, वह अस्थिर भाग होता है। तो जो हमारा आर्मेचर होता है वो रोटर में स्थापित होता है, अर्थात आर्मेचर की जो वाइंडिंग्स होती हैं वो रोटर में लगी हुई होती हैं, इसलिए हम इसको आर्मेचर भी कहते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे अंदर में शाफ्ट लगा हुआ है, उसके ऊपर में फैन लगा हुआ है और उसके ऊपर में आर्मेचर कोर लगी हुई है। ये आर्मेचर कोर में कटे होती हैं जिसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग को स्थापित करते हैं और फैन आर्मेचर वाइंडिंग को कूल करता है। और इसकी कोर को भी हम लैमिनेटेड बनाते हैं। लैमिनेटेड हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि शॉर्ट सर्किट उत्पन्न ना हो सके। सबसे ऊपर की साइड में कम्यूटेटर लगा हुआ होता है जो आर्मेचर वाइंडिंग से जुड़ा हुआ होता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग को विद्युत सप्लाई प्रदान करता है। और आर्मेचर को हम शाफ्ट में बियरिंग की मदद से कसकर बॉडी में स्थापित कर देते हैं। चलिए अब हम अगले भाग की ओर चलते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार। तो जैसे हमने आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में जान लिया, इसमें दो प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पहला लैप वाइंडिंग, दूसरा वेव वाइंडिंग। जो हमारी लैप वाइंडिंग होती हैं उसकी जो कॉइल्स होती हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती हैं। जैसे कि एक धागे की गिड्डी होती है, धागे की गिड्डी में भी हम धागे को एक के ऊपर एक लपेट कर रखते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी जो कॉइल्स होती हैं एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती हैं। इन वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग भी कहा जाता है और इन वाइंडिंग से कम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, मतलब कम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है इन वाइंडिंग के थ्रू। और यह वाइंडिंग अधिक विद्युत धारा क्षमता वाली मशीनों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हमारी जो अगली वाइंडिंग है वो है वेव वाइंडिंग। इसकी जो वाइंडिंग होती है ये श्रेणी परिपथ की भांति जुड़ी हुई होती है, इसलिए हम इसको श्रेणी वाइंडिंग भी कहते हैं। और इसमें अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यह वाइंडिंग अधिक वोल्टेज वाली मशीनों के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम अगले भाग की ओर चलते हैं। कम्यूटेटर। डीसी मोटर में बहुत अहम भूमिका होती है कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर को हम तांबे के कई सेगमेंट को जोड़कर बनाते हैं जो आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं,
और इसको हम रोटर या आर्मेचर की शाफ्ट में स्थापित करते हैं और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सोल्डिंग के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं और रोटर के साथ आर्मेचर वाइंडिंग के साथ हमारा कम्यूटेटर भी घूमता है। कम्यूटेटर का में मुख्य कार्य है आर्मेचर को करंट देना या इससे करंट बाहर लेना। चलिए अब हम अगले भाग की ओर चलते हैं। फील्ड कॉइल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे मोटर में दो प्रकार की वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पहली है फील्ड वाइंडिंग, दूसरी है आर्मेचर वाइंडिंग। जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो रोटर में स्थापित होती है और जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वो स्टेटर में स्थापित होती है। इस चित्र से आप देख पा रहे होंगे कि स्टेटर में जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है फील्ड पोल्स की सहायता से चारों तरफ लगी हुई हैं और बीच में जो हमारा रोटर है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कोर में लगी हुई हैं जो कि कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट हैं। तो फील्ड कॉइल को हम सुपर इनेमल तार के द्वारा उचित आकृति के फर्मों में फिट करते हैं। चलिए हम अगले भाग की ओर चलते हैं। ब्रश, हमारा जो ब्रश होता है वह भी बहुत अहम भूमिका निभाता है डीसी मोटर में, क्योंकि कम्यूटेटर को विद्युत पावर की जो सप्लाई प्रदान की जाती है वो ब्रश के माध्यम से ही प्रदान की जाती है। हमारा जो कम्यूटेटर होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सोल्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ होता है और साथ ही साथ यह भी रोटर से घूमता है। अगर हम कम्यूटेटर को डायरेक्ट तार जोड़कर विद्युत सप्लाई दें तो घूर्णन गति के कारण यह टूट जाता है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। हम ब्रश को ऐसे लगाते हैं कि वो कम्यूटेटर के साथ चिपक कर चलता है और उसको विद्युत पावर की सप्लाई प्रदान करता है। जैसा आपने देखा होगा कि जब ट्रेन चलती है तो ऊपर जो इलेक्ट्रिक तार जाती है तो वो ऊपर एक छोटा सा टावर की मदद से वो विद्युत पावर को ट्रेन में लेता है और जिससे कि हमारे ट्रेन का इंजन चलता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम वैसी युक्ति अपना रहे हैं। ब्रश को हम टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं सप्लाई से और ब्रश के थ्रू हमारा जो करंट है वो कम्यूटेटर में पहुंचता है और कम्यूटेटर से करंट आर्मेचर वाइंडिंग की ओर चला जाता है। ब्रश को हम कार्बन व तांबे के मिश्रण से बनाते हैं और यह कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क बनाए रखता है। अगली क्लास में हम डीसी मोटर के कार्य सिद्धांत और डीसी मोटर के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम व अन्य चीजों को पढ़ेंगे।